नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और आज हमारा विषय है मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाला उपचुनाव हुआ त्रिकोणीय। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा, अभी आप समझिए कि पूरे देश में यह ऐसा उपचुनाव है जो एक सीट पर हो रहा है, लेकिन पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगा। खासकर जब इसमें आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पहले यह चुनाव पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी और भाजपा के मध्य हो रहा था, लेकिन जब से एएसपी इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, यह चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। इसी विषय पर करेंगे आज बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हुस्तांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद पूरे देश की राजनीति ही उल्टी पुल्टी हो गई, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद हर कोई यही समझ रहा था कि भाजपा इस बार अपने दिए नारे 400 पार को तो पूरा करेगी ही करेगी, ऊपर से उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव की 80 सीटों में एटलीस्ट 75 सीटें तो यहां पर प्राप्त कर लेगी। लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको हिलाकर रख दिया। समाजवादी पार्टी ने आश्चर्यजनक रूप से 37 सीटें प्राप्त करी। यहां तक कि कांग्रेस, जो कि 2019 में मात्र 1 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, उसने 6 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरीके से समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए लोकसभा चुनाव में चल गया। उसके बाद भाजपा लगातार यह बोलने का प्रयास कर रही थी कि भाई देखिए, अयोध्या विधानसभा सीट तो हम लोग जीते हैं, हाँ फैजाबाद हार गए, लेकिन सभी को पता था कि फैजाबाद लोकसभा में हुई हार भाजपा को बहुत खल रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में हुआ उपचुनाव, जो कि नवंबर महीने में संपन्न हुआ, माना जा रहा था कि यह चुनाव 2027 की राजनीति को तय करेगा और उसके माहौल को सेट करेगा। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसा पेंच फंसा जिसने आने वाले समय में उसके नतीजे को कुछ समय के लिए टाल जरूर दिया। हुआ ये कि मिल्कीपुर में उपचुनाव को नवंबर में घोषित नहीं किया गया। नवंबर में मात्र 9 सीटों पर चुनाव हुए। ऐसे में मिल्कीपुर छूट गया, जो कि अयोध्या के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र है। इस तरीके से यहां का चुनाव चूंकि मिल्कीपुर छूट गया, तो ऐसे में अयोध्या का फैसला टल गया कि भाई साहब फैजाबाद का बदला तो लेना है भाजपा को। इस तरीके से लेकिन जब उपचुनाव के नतीजे आए तो वहां पर नतीजे भाजपा के पक्ष में गए, तो मामला एक एक की बराबरी पर आ गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ और भाजपा एक तरफ। जहां पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को रोक लिया था लोकसभा चुनाव में, वहीं पर भाजपा ने पीडीए के उस नारे को एक तरीके से काट दिया था उपचुनाव में। तो बटोगे तो कटोगे बराबर पीडीए, यहां पर मुकाबला बराबरी का हो चुका था। लेकिन जब बात आती है टाई ब्रेकर की, तो टाई ब्रेकर बना मिल्कीपुर। और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी को पूरी तरीके से कार्यभार सौंप दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। और इधर भाजपा और योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से मिल्कीपुर में कूद चुके हैं कि भैया इस बार इस नाक को तो बचा के हमको यहां पर बचा लेना है, क्योंकि जो नाक कटी लोकसभा चुनाव में वो अभी तक भाजपा को बड़ा परेशान कर रही है। हर तरफ यही टॉन्ट माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव हार गई। और भाजपा को भी पता है, बात इसमें काफी हद तक सही है, कि जिस राम मंदिर मूवमेंट की वजह से भाजपा की राजनीति आगे बढ़ी, उसी राम मंदिर को जब उन्होंने बनाया तो इनकी हार होती है उसी लोकसभा चुनाव में। ऐसे में यहां पर अवधेश प्रसाद जी ने जब अपने बेटे अजीत प्रसाद को दिया टिकट, यहीं से हो गई समस्या, क्योंकि अभी तक यह चुनाव आमने सामने का था, लेकिन अब इसमें तीसरा बिंदु भी आ चुका है और वह लेके आए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया है टिकट सूरज प्रसाद को। अब चूंकि यह सीट जो है वो एक एससी सीट है और यहां पर एक ही बिरादरी के तीनों जो लीडर हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो एक ही बिरादरी से आते हैं। ऐसे में चुनाव तो होगा इंटरेस्टिंग। अब समझते हैं कि यहां पर आखिरकार हो क्या रहा है। जब लोकसभा चुनाव होने वाला था फैजाबाद में, तब अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। ऐसे में सूरज प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया अवधेश प्रसाद जी का। और अवधेश प्रसाद जी ने यह प्रॉमिस किया था कि भाई साहब जब आएगा उपचुनाव तो आपको हम समाजवादी पार्टी से दिला देंगे टिकट। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तो अवधेश प्रसाद जी ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को दे दिया यहां पर टिकट।
ऐसे में सूरज प्रसाद को यह बात खल गई और वह चले गए आजाद समाज पार्टी की तरफ और वहां से ले लिया उन्होंने टिकट। अब चूंकि मिल्कीपुर में उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसे में जनता के बीच में यह संदेश जा रहा है कि सूरज प्रसाद के साथ तो हुआ है धोखा। क्या वह इस रणनीति में सफल होंगे? क्या वह अवधेश प्रसाद जी को इस सीट को जीतने से रोक सकेंगे? क्योंकि भाजपा ने भी यहां से दिया है कैंडिडेट चंद्रभान पासवान, जो कि एससी समाज से आते हैं। अब इस तरीके से यह चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है, तो चंद्रभान जी के लिए यहां पर बात यह बन रही है कि उनको बताया जा रहा है कि वह बाहरी हैं। अब चूंकि चंद्रभान जी आते हैं रुदौली विधानसभा सीट से, ऐसे में वह भी अयोध्या के अंदर आने वाली सीट है, तो वह बाहरी कैसे हुए? लेकिन अब यहां पर बाहरी बनाम जो वहां के लोकल हैं, यह भी एक यहां पे सेगमेंट चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है। और सूरज प्रसाद जी धोखे वाला भी यहां पर एंगल लेके चल रहे हैं। अब समय बताएगा कि आखिरकार मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन चुनाव है इंटरेस्टिंग। और याद रखिए यह एससी सीट है, इस वजह से तीनों जो कैंडिडेट हैं वैसी समाज से ही आने वाले हैं, इसलिए इस बार जो चाबी रहेगी वह सवर्णों के हाथ में रहेगी, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक अच्छा खासा है, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी ठीक ठाक है। इस वजह से यह चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ प्रमुखता से इस चुनाव पर अपनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह चुनाव टाई ब्रेकर है। यहां पर जो व्यक्ति जीत पाएगा वह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नैरेटिव को सेट करेगा। बाकी दोस्तों हम लोग करते रहेंगे चर्चा, अगले वीडियो में बातें होती रहेंगी राजनीतिक। यहां पर लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।